हाय, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में। आज मैं इडियम फ्रेज का वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, इडियम फ्रेज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इडियम फ्रेज तो हर हाल में आपको हर एग्जाम में पूछेगा, जहाँ जिस एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है। देखिए, इडियम फ्रेज की कुछ ऐसी बातें जो आपको बुक में नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बुक इतना डिटेल से क्या करता है, नहीं लिखता है। तो वैसे बातों का आज हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में। देखिए, पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करना है वो है व्हाई इज इट नेम्ड इडियम एंड फ्रेज। अब देखिए, इडियम फ्रेज का नाम इडियम एंड फ्रेज ही क्यों रखा है। देखिए, अगर आप सोचेगा तो इस नाम में नाम कुछ भी हो, उससे हमको क्या मतलब, हमको तो सिर्फ मार्क्स लाना है या सही आंसर बना के लाना। देखिए, लेकिन जब तक अगर आप इडियम फ्रेज, ये इडियम एंड फ्रेज जो इसका जो नाम के बारे में, अगर इसके पीछे का जो रीजन जान जाइएगा तो इडियम फ्रेज के बारे में बहुत सारे डाउट जो आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, किसी के नाम में, जैसे हम किसी का नाम लिखे राम, तो राम एंड कुमार नहीं लिखा जाता है, राम कुमार लिखा जाता है। जैसे सीता कुमारी लिखा जाता है, सीता एंड कुमारी नहीं लिखा जाता। लेकिन इसके नाम में इडियम एंड फ्रेज है, तो इसका नाम कुछ अटपट अलग टाइप से दिखता है। तो ऐसा क्यों है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसके नाम के जानने के बाद इडियम फ्रेज को समझना और भी इजी हो जाएगा। सेकेंड में है फंक्शंस ऑफ इडियम एंड फ्रेज। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सबका अपना कुछ ना कुछ फंक्शन होता है। जितने भी वर्ड्स है, जितने भी फ्रेजेज है, जितने भी क्लॉजेज है, सबके अपना कुछ न कुछ फंक्शन होता है। तो इडियम फ्रेज का कौन सा फंक्शन होता है सेंटेंस में, वो हमको समझना है। और जब आप फंक्शन समझ जाएगा तो कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इडियम फ्रेज जो जिसके मीनिंग आपको नहीं समझ, जिसका हिंदी आपको नहीं आता है या उसका आंसर नहीं आता है, तो आप फंक्शन के आधार पर भी आंसर टिक कर सकते हैं, सही आंसर बना सकते हैं फंक्शन के आधार पर। थर्ड में व्हाट इफ इडियम एंड फ्रेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंग्लिश। अगर हम जो इडियम फ्रेज पढ़ते हैं, तो अगर इडियम फ्रेज को हम लोग न पढ़े, अगर इडियम फ्रेज इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता, तो क्या इडियम तो इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी इसको हम लोग इस तरह समझना है कि क्या इडियम फ्रेज अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता तो इससे क्या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई प्रभाव होता है, इसका कोई इफेक्ट होता, वो भी समझेंगे कि होता या नहीं होता। फोर्थ में समझेंगे इडियम एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। आप देखिए, कभी कभी एग्जाम में आप देखे होइएगा कि इडियम फ्रेज, जो आप इडियम फ्रेज याद किए हैं वही आपको फ्रेजल वर्ब में पूछ देता है एग्जाम में। और जिसको आप फ्रेजल वर्ब करके याद किए होइएगा, कभी कभी एग्जाम में इसको इडियम फ्रेज करके पूछ देता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है, वो ये भी हम लोग आज इस वीडियो में समझे। तो चलते पहला क्वेश्चन के आंसर पे कि व्हाई इज इट नेम्ड इडियम एंड फ्रेज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग 2 सेंटेंस लिखे हैं। आई हैव नेवर सीन सच अ बिग गन इन एनी अदर शॉप। सेकेंड में है नेहरू जी वाज अ बिग गन। अब देखिए, दोनों सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा, अ बिग गन एंड अ बिग गन। अब देखिए, इसमें अब बिग गन का मतलब क्या होता है, इसमें अ बिग गन का मतलब क्या होता है। देखिए, आई हैव नेवर सीन सच अ बिग गन इन एनी अदर शॉप। मैंने किसी अन्य दुकान में इतना बड़ा बंदूक नहीं देखा है। यहाँ ये बिग गन का मतलब हो रहा है कि इतना बड़ा बंदूक, यानी जो ये सेंटेंस, ये जिस ये वर्ड बना है हमको मीनिंग वही दे रहा है। अब यहाँ देखते हैं, नेहरू जी वाज अ बिग गन। अगर इसका मीनिंग होगा एक बड़ा बंदूक, जिस तरह से यहाँ हो बड़ा बंदूक, और यहाँ हम कहेंगे कि बड़ा बंदूक, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि नेहरू जी एक बहुत बड़े बंदूक थे। और ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि नेहरू जी एक बंदूक नहीं हो सकते, क्योंकि नेहरू जी एक ह्यूमन थे, एक मैन थे, और मैन एक बिग गन एक बंदूक नहीं हो सकता है। क्योंकि कंप्लीमेंट सिमिलर टू क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिमिलर टू होता है कंप्लीमेंट। तो इसलिए नेहरू जी का कंपेरिजन हम ए बी गन से नहीं कर सकते, यानी ए बी गन का मीनिंग यहाँ कुछ और होगा। तो देखिए, ए बी गन का मीनिंग होता है अ ग्रेट पर्सन। अब यहाँ ए बी गन का मतलब ए बी गन ही होगा, यानी यहाँ जो ए बी गन है इसका मीनिंग एक बड़ा बंदूक होगा, लेकिन यहाँ जो ए बी गन है इसका मीनिंग होगा ए ग्रेट पर्सन। अब देखिए, अब यह जो दिख रहा है, ये बी गन जो दिखने में लगता है उससे अलग मीनिंग दे रहा है, यानी जिस चीज़ से ये फ्रेज बना हुआ है ये उससे अलग मीनिंग दे रहा है। तो इसको बोलेंगे इडियम एंड फ्रेज। यह हो जाएगा आपका इडियम्स एंड फ्रेज। अब यह आपका सिर्फ फ्रेज है। अगर इसको बोलेंगे कौन सा फ्रेज है, तो ये आपका हो गया
नाउन फ्रेज। अब देखिए इसमें ए बी गन आपका अलग मीनिंग दे रहा है, लेकिन ए बी गन वही मीनिंग दे रहा है जो यह देखने में लगता है। तो जब अलग मीनिंग जिस चीज़ से बना रहता है उसे अगर अलग मीनिंग दे रहा है तो उसको बोलते हैं इडियम एंड फ्रेज। अगर वही मीनिंग दे रहा है तो वो होता है सिर्फ फ्रेज। देखिए तो फ्रेज की संख्या इंग्लिश में 4 होती है। वो होता है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। ये 4 फ्रेज होता है और इडियम एंड फ्रेज एक अलग होता है। तो देखिए जब ये नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब जो जिस चीज़ से यह बना होता है, नाउन फ्रेज जिस चीज़ से बना हो, एडजेक्टिव फ्रेज जिस चीज़ से बना हो, एडवर्ब फ्रेज जिस चीज़ से बना हो, वो उसी के सिमिलर मीनिंग दे। जैसे यहाँ नाउन फ्रेज जो बना है वो इसी के अनुसार जो दिखता है उसी के अनुसार मीनिंग देता है, तो वो सिर्फ फ्रेज कहलाएगा। लेकिन जब वो जो देखने में लगता है उसे अलग मीनिंग दे तो उसको इडियम एंड फ्रेज बोलते हैं। देखिए इडियम का मीनिंग क्या होता है? इडियम का मीनिंग होता है डिटरमाइंड, यानी जो डिटरमाइंड, जो निर्धारित हो चुका है, जो पहले से अंडरस्टूड है, उसको बोलते हैं इडियम्स। और फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें ना कोई सब्जेक्ट होगा और ना कोई फाइनाइट वर्ब होगा। यानी फ्रेज का मीनिंग होता है कि ऐसे शब्द समूह जिसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ना हो तो उसको फ्रेज बोलते हैं। और इडियम जो पहले से क्या हो, डिटरमाइंड हो, जिसका मीनिंग पहले से फिक्स हो, उसके मीनिंग में हम लोग अपने से चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ ए बिग गन जो आपको दिख रहा है, ए बिग गन का मीनिंग क्या था? पहले से फिक्स था। अ ग्रेट पर्सन पहले से फिक्स है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई फाइनाइट वर्ब भी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी ये फ्रेज है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फ्रेज। और इसका मीनिंग पहले से डिटरमाइंड, इसलिए इसके नाम से पहले लग जाता है इडियम्स, इसलिए इसका नाम हो जाता है इडियम्स एंड फ्रेज। एक चीज़ और मैंने आपको बोला था कि इसके नाम में इडियम एंड जो आता है वह कुछ अलग मतलब देखने को लगता है। देखिए इसका वैसे नाम होना चाहिए इडियोमेटिक फ्रेज। इसका अगर नाम सही हम लिखे तो इसका नाम हो जाएगा इडियम फ्रेज का, इसका सही नाम हो जाएगा इडियोमेटिक फ्रेज। देखिएगा एग्जाम क्या करता है, एग्जाम में आपको इडियम ऑब्लिक फ्रेज करके क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग बताए, वो इडियम ऑब्लिक फ्रेज करके क्वेश्चन देता है। तो इसके पीछे ही रीजन था। चलते सेकंड वाला क्वेश्चन पे। सेकंड में हम लोग को समझना है फंक्शन ऑफ इडियम एंड फ्रेज। देखिए इडियम एंड फ्रेज के फंक्शंस क्या है वो हमको समझना है। फंक्शन समझने का फ़ायदा क्या होता है एग्जाम में? देखिए फंक्शन की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा इडियम फ्रेज है जिसका आपको मीनिंग नहीं याद है, उसका आपका आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके फंक्शन के आधार पे आप क्या कर सकते हैं, इडियम फ्रेज का आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए फंक्शन होता क्या, इडियम फ्रेज का फंक्शन, इडियम फ्रेज सेंटेंस में या तो नाउन का काम करेगा, या एडजेक्टिव का काम करेगा, या एडवर्ब का काम करेगा, या वर्ब का काम करेगा। इडियम फ्रेज का किसी भी सेंटेंस में यह चारों फंक्शन होता है, यानी वह नाउन के जगह पर होगा, एडजेक्टिव की जगह पर होगा, एडवर्ब की जगह पर होगा, या वर्ब की जगह पर होगा। इस चारों में से कोई एक प्लेस पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रखते हैं। और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, इडियम फ्रेज को भी पता कर सकते हैं कि वह फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, She was in a brown study and did not notice my entrance। ऑप्शन है वेरी हैप्पी, बी में एस्लीप, सी में रेवडी। अब देखिए 3 ऑप्शन मैंने यहाँ दिया है। अब ब्राउन स्टडी ये आपका इडियम एंड फ्रेज हो गया।
शी वाज इन इडियम एंड शी वाज इन अ ब्राउन स्टडी एंड डिड नॉट नोटिस माई इंट्रांस। अब इस इडियम फ्रेज का हमको क्या करना है, आंसर पता करना है। अब सपोज दैट कि हमको इसका आंसर, इसका हिंदी या इसका मीनिंग नहीं एग्जैक्टली नहीं पता है, तो इसके फंक्शन के आधार पे, इसके प्लेस के आधार पे इसका हम मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, या इसके पहले क्या है, इन प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब इन जो है वो प्रीपोजिशन का जब काम करेगा तो उसके बाद दो ही चीज़ आ सकता है, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, दो ही चीज़ आएगा। अब देखिए, वेरी हैप्पी, अब लास्ट में हैप्पी है तो यह लास्ट वाला जो वर्ड होता है वही होता है आपका फ्रेज। तो हैप्पी हो गया, तो हैप्पी लास्ट में एडजेक्टिव होती है, आपका हो गया एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो इन के बाद तो प्रीपोजिशन के बाद तो एडजेक्टिव आ नहीं सकता, तो आपका आंसर गलत है, यह नहीं होगा। अस्लीप, अस्लीप भी एडजेक्टिव ही होता है नींद में, तो यह भी नहीं आ सकता क्योंकि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव आ नहीं सकता। अब रेवड़ी क्या होता है, रेवड़ी होता है कि प्लीजेंट मूड में, यानी को आनंद, अपने में मगन होना, और यह होता है आपका नाउन, तो यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम फंक्शन के आधार पर भी, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इडियम फ्रेज को आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते थर्ड क्वेश्चन के आंसर पे। चलिए, अब थर्ड में है, व्हाट इफ इडियम एंड फ्रेज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंग्लिश। अब इस तरह से हमको सोचते हैं, इस लेवल पर सोचते हैं कि अगर सपोज दैट कि इंग्लिश में इडियम फ्रेज ना होता तो इंग्लिश किस टाइप का होता। अभी का जो इंग्लिश जो इडियम फ्रेज के साथ हम लोग पढ़ते हैं, अगर उसमें इडियम फ्रेज नहीं होता तो इंग्लिश में क्या कोई चेंजेस होता है इसके लैंग्वेज में। देखिए, पहले इसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि इडियम फ्रेज इंग्लिश में करता क्या है। देखिए, आप कोई मूवी देखते हैं, जैसे आपका कोई फेवरेट मूवी होगा, और उसमें अगर डायलॉग्स हटा दिया जाए, यानी उस मूवी का डायलॉग्स हटा दिया जाए, वो मूवी बिन डायलॉग का रहेगा तो कैसा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में, डल लगेगा। यानी इंग्लिश जब मूवी जो होता है, वो मूवी में डायलॉग क्या करता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। वो क्या करता है, हमको मूवी देखने में अच्छा लगता है, उसको सुनने में अच्छा लगता है मूवी के जब डायलॉग उसमें रहता है। तो अगर डायलॉग से हटा दिया जाए तो हमको मूवी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वही काम इडियम एंड फ्रेज का होता है। वो क्या करता है कि इंग्लिश को वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। इडियम फ्रेज क्या करता है, इंग्लिश को में इंटरेस्टिंग बनाता है। उसको इडियम फ्रेज के साथ जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि क्या है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर इडियम फ्रेज हटा दिया जाए तो इससे कोई फ़र्क इंग्लिश के लैंग्वेज में पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बदले में हम दूसरे वर्ड का, फ्रेज के बदले कोई एक सिंगल वर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके हटा देने पर, इसके न रहने पर क्या होगा, इंग्लिश थोड़ा डल लगेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं पढ़ने और नहीं बोलने में लगेगा। इसलिए इडियम फ्रेज के बिना इंग्लिश क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। अब देखिए, एग्ज़ाम में क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे मेंस का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ आप कोशिश कीजिएगा कि इडियम एंड फ्रेज का यूज ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो तो करें। क्योंकि इडियम फ्रेज का अगर यूज आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एग्जाम में करते हैं तो आपको क्या मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो चेक करता है कॉपी उसको अच्छा लगता है पढ़ने में और आपका मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो यह होता है आपका इडियम फ्रेज का इंग्लिश में होने का इम्पोर्टेंस। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है कि इडियम फ्रेज, जो हम लोग इडियम फ्रेज याद किए हैं, वो एग्जाम में कभी कभी क्या कर देता है, फ्रेजल वर्ब में पूछ देता है। यानी जो आप इडियम फ्रेज करके याद किए होगा वह किसी न किसी एग्जाम में फ्रेजल वर्ब में पूछ देता है। देखिए, अभी तक आप लोग इस पर नोटिस नहीं किए होगा, लेकिन अब आप एग्जाम देने जाइएगा या कभी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी होता है कि जो फ्रेजल वर्ब आप याद किए हैं वो एग्जाम में इडियम फ्रेज में पूछ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछे हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, द पुलिस cordoned off the area after explosion। अब देखिए, cordoned off यह क्या होता है, यह आप बुक में खोजिएगा तो आपको फ्रेजल वर्ब में मिल जाएगा, आप डिक्शनरी में खोजिएगा तो आपको यह फ्रेजल वर्ब में मिल जाएगा। लेकिन यह एग्ज़ाम में पूछे हुआ है इडियम्स एंड फ्रेज में पूछे हुआ है। ऐसा होता क्यों, इसके लिए हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा अब देखिए चर्चा करते हैं पहले इस पे। फ्रेजल वर्ब और इडियम्स एंड फ्रेज। और देखिए,
फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेज, यह दोनों फ्रेज होता है, यह भी फ्रेज और यह भी फ्रेज। इसमें भी सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब नहीं होगा और इसमें भी सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। यह भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, यह भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें दोनों में डिफरेंस यह है कि यह हमेशा वर्ब का काम करेगा, लेकिन यह नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब चारों का काम करता है। यह सिर्फ वर्ब का काम करता है, यह चारों का काम करता है। अब देखिए यहाँ भी वर्ब और यहाँ भी वर्ब, और यह इसका भी मीनिंग क्या होता है, इडियोमेटिक होता है। और इसका भी मीनिंग ऑलरेडी आपको पता है, इडियोमेटिक होता है। इडियोमेटिक मतलब होता है जिसका मीनिंग अंडरस्टूड रहता है, जिसका मीनिंग हम लोग अपने से नहीं बना सकते, न उसमें कोई चेंजेस कर सकते। तो फ्रेजल वर्ब का भी आपको पता है कि मीनिंग क्या होता है, ऐसा मीनिंग होता है जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते, वो जिस तरह से बना है, जहाँ से बन के आया है, जिसने उसने बनाया है, जो उसका मीनिंग रखा है वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और इडियम फ्रेज में भी होता है जहाँ से वो बन के आया है, जिसने उसको बनाया है वही मीनिंग वो उसमें रहेगा, उसमें हम अपने से कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो इडियोमेटिक मीनिंग इसका भी होता है, इडियोमेटिक इसका मीनिंग होता है। अब क्या होता है, कभी कभी यह फ्रेजल वर्ब जो होता है वह भी क्या एक वर्ब और एडवर्ब और पार्टिकल्स मिलकर बना होता है। और यह भी कभी कभी क्या होता है कि वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसलिए कभी क्या होता है कि इडियम फ्रेज आप याद किए होगा तब फ्रेजल वर्ब में पूछ सकता है, फ्रेजल वर्ब में याद किए होगा तो इडियम फ्रेज। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कर्डन ऑफ, यह इडियम फ्रेज में पूछ सकता है या फ्रेजल वर्ब में पूछ सकता है। क्योंकि यहाँ वर्ब है और यह क्या है आपका एडवर्ब ऑफ पार्टिकल माना जाता है, तो क्या होता है यह आपको दोनों में पूछ सकता है। तो अंतर यही है, एग्जाम में किसी में पूछे तो हमको सिर्फ इसका आंसर पता करना है, लेकिन अब हमको यह समझ में आएगा कि ऐसा होता क्यों है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। और कौन सा टॉपिक पे आपको डिटेल से पढ़ना है, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि यह टॉपिक हमको डिटेल से पढ़ना है, तो उसमें हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।